नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक शेमुषी के पहले पाठ शुचि पर्यावरणम के प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, हमने इस पाठ को पूर्व में विस्तार से पढ़ा है, अन्वय सहित और शब्दार्थ भावार्थ सहित। यदि आप इस चैनल पर या इस कक्षा में नए हैं तो आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर सर्वप्रथम आप इस पाठ को पढ़ें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आप इसके प्रश्नोत्तर आसानी से हल कर सकें। आइए हम आगे बढ़ते हैं पाठ में और इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न इस पाठ में दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन अर्थात एक पद में, वन वर्ड में, उत्तरम लिखत, उत्तर लिखिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं हमें उनका उत्तर एक शब्द में देना है, वन वर्ड में देना है। आइए हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवन, कीदृशम यानी कैसा, जातम यानी हो गया है। यहाँ जीवन कैसा हो गया है, ये प्रश्न किया है। आइए देखते हैं हम पाठ में कहाँ पर इसका उत्तर मिलेगा। तो जब पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, इस पहली पंक्ति में ही हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि यहाँ जीवन कैसा हो गया है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है, दुर्वह हो गया है। तो चूंकि हमें इसका उत्तर एक शब्द में देना है, इसलिए वह एक शब्द होगा दुर्वहम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम यानी दिन रात, महानगर मध्य महानगरों में, किम प्रचलति क्या चलता है। इसका उत्तर भी हमें पाठ में मिलेगा। देखिए, जब हम पहले बंद की पहली पंक्ति पढ़ते हैं तो हमें इसका उत्तर मिलता है, महानगर मध्य चलत, चलते हुए, अनिशम दिन रात, कालायस चक्रम। महानगरों में कौन चल रहा है दिन रात, कालायस चक्रम। काला आयस यानी लोहे का, चक्रम यानी पहिया। काला लोहे का पहिया दिन रात नगरों में चल रहा है। तो जब हमसे प्रश्न किया जाए कि अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, क्या चल रहा है, उत्तर होगा कालायस चक्रम, काला आयस चक्रम। काला लोहे का पहिया दिन रात नगरों में चल रहा है, महानगरों में चल रहा है। तो एक शब्द में यह उत्तर इसका हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखें। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। कुत्सित यानी गंदी, बुरी वस्तु, मिश्रितम मिला हुआ, किमस्ति क्या है, वह क्या है जिसमें कुत्सित वस्तु, बुरी वस्तु मिलाई गई है या मिलावट की गई है। देखते हैं इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा। देखिए, जब हम यहाँ पढ़ते हैं कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, कुत्सित वस्तु मिली हुई है किसमें, भक्ष्यम, भोजन में, खाने की वस्तुओं में, तो एक शब्द में उत्तर हो जाएगा भक्ष्यम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। तो प्रश्न किया, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, गंदी वस्तु की मिलावट किसमें की गई है, उत्तर है भक्ष्यम, भोजन में, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अहम कस्मै जीवनम कामये। अहम यानी मैं, यहाँ ये अहम कवि के लिए आया है। अहम अर्थात मैं, कस्मै अर्थात किसके लिए, जीवनम कामये जीवन की कामना करता हूँ। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, या अपने शब्दों में कहें तो कवि किसके लिए जीवन की कामना करता है। तो देखिए, आपको याद आ रहा होगा इस पाठ का अंतिम बंद, अंतिम श्लोक, और वहाँ लिखा हुआ था मानवाय जीवनम कामये। मानवाय मानव के लिए, जीवनम कामये जीवन की कामना करता हूँ। कवि ने कहा था मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। तो यहाँ एक शब्द में उत्तर हो जाएगा
कस्मै जीवनम कामये, किसके लिए जीवन की कामना की गई है? मानवाय, मानव के लिए। अतः हमारा उत्तर होगा मानवाय, मानव के लिए जीवन की कामना की गई है। इस पहले प्रश्न का अंतिम भाग है केशाम माला रमणीया। केशाम यानी किनकी, माला यानी पंक्ति, रमणीया सुंदर लगती है। किसकी पंक्ति सुंदर लगती है? तो आइए पाठ में देखते हैं कहाँ उत्तर मिलेगा। यहाँ जब हम इस 5वें श्लोक की ये पहली पंक्ति देखते हैं, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित तरुणाम, हरे पेड़ों की, ललित लतानाम और सुंदर बेलों की, सुंदर लताओं की माला, पंक्तियाँ रमणीया सुंदर लगती हैं। अब देखिए यहाँ एक शब्द में नहीं बल्कि 2 शब्द में उत्तर हो सकता है, हरित तरुणाम और ललित लतानाम। चूंकि हमारा प्रश्नवाचक शब्द षष्ठी बहुवचन का है और षष्ठी बहुवचन के 2 शब्द हमें प्राप्त हैं उत्तर के रूप में। किनकी माला सुंदर लग रही है? हरे पेड़ों की माला और सुंदर बेलों की माला। लेकिन हमें उत्तर एक ही शब्द में देना है, तो ऐसे में हम किसे लिखेंगे? हरित तरुणाम को लिखें उत्तर में या ललित लतानाम लिखें? तो देखिए इसमें आपका प्रश्न ही आपकी सहायता करेगा। केशाम किम शब्द का पुल्लिंग बहुवचन षष्ठी का रूप है। ये जो केशाम है ये किम शब्द के पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में बनता है और यहाँ पर हरित तरुणाम जो शब्द है यह पुल्लिंग है और ललित लतानाम शब्द स्त्रीलिंग है। तो एकदम सही उत्तर तो होगा हरित तरुणाम, लेकिन यदि आप साथ में ललित लतानाम भी लिख देते हैं तो इसे अशुद्ध नहीं माना जाएगा। तो हमने आपको यहाँ बताया चूंकि पुल्लिंग प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए जो उचित उत्तर है वह तो है हरित तरुणाम, एक शब्द में उत्तर दें तो। लेकिन आप ललित लतानाम भी इसके साथ लिख सकते हैं, लेकिन शुद्धतम उत्तर होगा हरित तरुणाम और इसे हम सेकेंडरी रख सकते हैं। ललित लतानाम को हम सेकेंडरी आंसर मान सकते हैं। तो ये इस पाठ का पहला प्रश्न था। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम इस पाठ का दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अधोलिखित का अर्थ है नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषाया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखें। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात। पूर्व के प्रश्न में हमें कहा गया था एक पदेन उत्तरतः, इसलिए हमने उन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दिया था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, यहाँ सीधा लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। बस प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो जब तक एक पदेन शब्द लिखा न जाए तब तक आप वन वर्ड में आंसर नहीं देंगे। अगर केवल ये लिखा हुआ है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत तो आपको पूरे वाक्य में ही उत्तर देना है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपको जान लेने की है। सीबीएसई के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम और निर्धारित पेपर पैटर्न में आपसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पूरी पंक्तियों में, पूरे वाक्यों में जिन प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं, इस तरह के प्रश्न पाठ से नहीं आते हैं। लेकिन पाठ को और बेहतर समझने के लिए और पाठ की समझ की प्रतिपुष्टि के लिए इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किमर्थम किस लिए, प्रकृतेः शरणम प्रकृति की शरण, इच्छति चाहता है। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है? तो इसका उत्तर हमने पहली पंक्ति देखेंगे, यदि पाठ की तो मिल जाएगा। महानगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम। महानगरों में जीवन दुर्वहम जातम कठिन हो गया है। अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। हमने पहली ही पंक्ति में कहा था दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। तो चूंकि महानगरों में जीवन कठिन हो गया है, महानगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, अतः कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति।
आइए अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। कस्मात् कारणात् किस कारण से महानगरेषु महानगरों में संसरणम चलना कठिनम वर्तते कठिन हो गया है। तो हमने इसका उत्तर भी पाठ में पढ़ा था। देखिए, महानगरेषु यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति। महानगरेषु महानगरों में यानानाम वाहनों की अनंताः पंक्तयः सन्ति, अनंत पंक्तियां हैं, लंबी लंबी कतारें हैं जो कभी खत्म नहीं होती। अस्मात् कारणात् इसी कारण से महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में चलना कठिन हो गया है। क्योंकि महानगरों में मोटर गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं, इसलिए महानगरों में चलना कठिन हो गया है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अस्माकं पर्यावरणे हमारे पर्यावरण में किम किम दूषितम अस्ति, क्या क्या दूषित हो गया है, कौन कौन सी वस्तुएं दूषित हो गई हैं। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने एक बंद इस गीत में पढ़ा था, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं। अस्माकं पर्यावरणे, हमें कुछ नहीं करना है। जब हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी जगह पर हमें सही उत्तरवाचक शब्द लिखने होते हैं। अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में। देखिए, अब मैं केवल किम और किम को हटा रहा हूं और इसकी जगह उत्तर वाले शब्द लिख रहा हूं और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हुआ है। वायुमंडलम, वायुमंडल दूषित हो गया। जलम, जल दूषित हो गया। भक्ष्यम, भक्ष्य यानी भोजन दूषित हो गया। धरातलम च सर्वम, और पूरी धरती दूषितम अस्ति, दूषित हो गई है। तो देखिए, मैंने प्रश्न से दूषितम अस्ति को जैसा का तैसा रहने दिया, अस्माकं पर्यावरणे को जैसा का तैसा रहने दिया। केवल जो किम प्रश्नवाचक शब्द थे उनकी जगह उत्तर वाले शब्द मैंने यहाँ लिखे और आपका उत्तर पूरा हो गया है। तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोजन और भूमि सब कुछ दूषित हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कविः कुत्र संचरणं कर्तुम इच्छति। कविः यानी कवि, कुत्र कहाँ पर, संचरणम घूमना, कर्तुम संचरणम कर्तुम संचार करना यानी घूमना, इच्छति चाहता है। कवि कहाँ घूमना चाहता है। तो जब कुत्र से प्रश्न किया जाता है तो किसी स्थान को उत्तर के रूप में चाहा गया होता है। यहाँ कुत्र से प्रश्न करने का अर्थ है कवि हमसे किसी स्थान के बारे में पूछ रहा है। तो कवि कहाँ घूमना चाहता है ये पूछा, तो जहाँ घूमना चाहता है उसका हमें लिखना पड़ेगा कि कहाँ घूमना चाहता है, उस स्थान का नाम हमें देना है यहाँ पर। आइए देखते हैं। कविः एकांते कांतारे संचरणं कर्तुम इच्छति। कवि एकांते कांतारे, एकांत जंगल में, संचरणं कर्तुम घूमना, इच्छति चाहता है। कवि ने कहा था एकांते कांतारे क्षणमपि स्यात् मे संचरणम, तो वहीं से हमने उत्तर लिया है। कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत जंगल में घूमना चाहता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए, कीदृशे वातावरणे कैसे वातावरण में, भ्रमणीयम घूमना चाहिए। हमें स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए, इसका उत्तर है स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए, खग कुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीय। फिर वही किया है हमने, केवल प्रश्नवाचक शब्द की जगह उत्तर का शब्द लाए हैं। बाकी स्वस्थ जीवनाय को जैसा का तैसा रखा है, वातावरण भ्रमणीयम को हमने जैसा का तैसा रखा है। कीदृशे वातावरणे, कैसे वातावरण में, तो कैसा वातावरण, खगकुल कलरव गुंजिते, पक्षियों के समूह से की चहचहाहट से गुंजित जो वातावरण है जिसमें पक्षी चहचहा रहे हैं। और कुसुमावली समीर चालिते,
जहाँ फूलों की पंक्तियाँ समीर यानी हवा के द्वारा चालिते हिलाए जा रही हैं। ऐसा वातावरण चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए, जहाँ पक्षियों का कलरव हो रहा हो, वातावरण में पक्षी चहचहा रहे हों और ठंडी ठंडी हवा बयार चल रही हो और फूलों की पंक्तियाँ हिल रही हो। कुल मिला के कहने का अर्थ है प्राकृतिक वातावरण, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए। तो स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीयम। ऐसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए जहाँ पक्षियों के समूह गुंजन कर रहे हों और फूलों की पंक्तियाँ हवाओं के द्वारा हिलाई जा रही हों। अगला प्रश्न है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिमे पद्यांशे, अंतिम पद्यांश में कवेः कवि की का कामना अस्ति, क्या कामना है। अंतिम पद्यांश में, गीत के अंतिम बंद में कवि ने क्या कामना की है। उत्तर देखते हैं। अंतिमे पद्यांशे, अंतिम पद्यांश में कवेः कवि ने, कवि की मानवेभ्य मनुष्यों के लिए शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति, शांति प्रिय जीवन की कामना है। अंतिम पद्य में कवि ने यही कामना की है कि मनुष्य शांति प्रिय जीवन जीवें। आइए, मैं समझता हूँ आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न समझ में आए होंगे और इनके उत्तर देने का तरीका भी समझ में आया होगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अब हम पहुंच गए हैं इस पाठ के तीसरे प्रश्न पर और तीसरा प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए। अगर पहले से विच्छेदित पद दिया है तो उसकी संधि करनी है और संधि युक्त पद दिया है तो उसका विच्छेद हमें करना है। आइए देखते हैं। प्रकृति ही और उसके बाद रिक्त स्थान है और आगे संधि युक्त शब्द दिया है प्रकृति रेव। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न में किस चीज़ का लाभ मिलेगा। हमने पाठ पढ़ते हुए प्रत्येक पद्यांश में जो संधि युक्त शब्द देखे थे, अगर आपने वो अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट किए हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। मैंने हर संधि युक्त शब्द का अर्थ, संधि विच्छेद आपको वहाँ करके दिखाया था, तो आप वहाँ देख सकते हैं उसे। उसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना होगा जो पहले पाठ पर आधारित था। हम यहाँ सीधे सीधे प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं। प्रकृति रेव, संधि युक्त शब्द दिया है प्रकृति ही, और यहाँ जो र है उसका विसर्ग बन गया, तो शेष जो बचेगा उत्तर वो होता है एव। प्रकृति ही एव, ये मिलकर के यहाँ शब्द बना है प्रकृति रेव, विसर्ग संधि का उदाहरण है। दूसरा है स्यान्नैव, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द था स्यात्, दूसरा है न और तीसरा है एव। स्यात् न एव, यहाँ पहले व्यंजन संधि है और उसके बाद वृद्धि संधि यहाँ पर हुई है दूसरे पदों में, तो इसलिए दो संधि यहाँ मिलेगी आपको, व्यंजन संधि और स्वर संधि। स्वर संधि में वृद्धि संधि। स्यान्नैव, स्यात् न एव। तीसरा देखिए अनंता, ह्यनंता, इसके बारे में भी हमने आपको पाठ में बताया था। उत्तर है ही प्लस अनंताः, ह्यनंता, यण संधि का उदाहरण है यह। बहिः अन्तः जगति, यहाँ विसर्ग है और यहाँ विसर्ग संधि होगी। विसर्ग यहाँ भी र बनेगा, यहाँ भी र बनेगा। फर्क इतना है कि इस बही का जो विसर्ग र बनेगा उसमें अ जुड़ेगा और ये अंतः का जो विसर्ग है ये र बनेगा, ये ज के ऊपर जाएगा। देखिए आप, यहाँ जो बही का र बना उसमें अंतः का अ जुड़ गया, र पूरा हो गया, और अंतः का जो र था वो जगति के ऊपर चला गया। बहिरंतर जगति, विशुद्ध रूप से विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला देखिए अस्मान नगरात, अस्मात् प्लस नगरात, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सम प्लस चरणम, आपको तुरंत याद आना चाहिए क्योंकि आपने पाठ पढ़ा है। उत्तर होगा संचरणम, व्यंजन संधि है। धूमम मुंचति, यह अनुस्वार संधि का उदाहरण है। धूमम प्लस मुंचति, हमने कहा था पदांत में हलंत म हो और उसके बाद यदि व्यंजन हो तो वह म अनुस्वार में बदल जाता है, यानी बिंदी में बदल जाता है। अगर स्वर होता यहाँ पीछे तो ये ऐसा ही रहता, लेकिन चूंकि यहाँ इस म के बाद, इस हलंत म के बाद यहाँ पर व्यंजन है, इसलिए यह हमने अनुस्वार में बदल दिया है।
तो यह थे संधि विच्छेद युक्त प्रश्न। कोई भी वीडियो देखते समय उसमें दिए गए संधि युक्त शब्दों को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न हल करना आपके लिए अधिक सरल हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्तस्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अव्यय क्या होते हैं? हालांकि हम इस विषय पर अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। सभी लिंग वचन विभक्तियों में जो शब्द एक समान रहता है अर्थात निर्विकार रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वह अव्यय कहलाता है। तो यहाँ कुछ अव्यय दिए हैं, इन्हें आप किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी विभक्ति में ले जाएं, ये शब्द ऐसे ही रहेंगे, इनका स्वरूप नहीं बदलेगा। आइए, यहाँ मंजूषा दी हुई है। भृशम, भृशम का अर्थ होता है अत्यधिक। यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ। अपि का मतलब भी होता है, एव का मतलब ही होता है, सदा का मतलब हमेशा और बहि का मतलब बाहर। अब हम वाक्य पढ़ेंगे और जो उचित अव्यय यहाँ पर मिलेगा उसे इस रिक्त स्थान में भरेंगे। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। तो जैसे ही आप ये पंक्ति पढ़ते हैं तुरंत एक पंक्ति आपको पद्य की, गीत की याद आएगी। वायुमंडलम भृशम दूषितम। इदानीम वायुमंडल, अब वायुमंडल भृशम अत्यधिक प्रदूषितम अस्ति, दूषित हो गया है। तो यहाँ भृशम का प्रयोग होगा। दूसरा देखें, जीवनम दुर्वहम अस्ति। फिर आपको याद आएगी पंक्ति दुर्वहम अत्र जीवितम। अत्र जीवितम, यहाँ जीवन दुर्वहम अस्ति, कठिन हो गया है। तीसरा देखेंगे, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। तो यहाँ अर्थ देखिए, प्राकृतिक वातावरण में क्षणम संचरणम, क्षण भर घूमना भी लाभदायकम भवति। क्षण भर घूमना भी लाभदायक होता है। और भी के अर्थ में कौन सा अव्यय आता है? अपि। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि। क्षणमपि स्यात् में संचरणम, आपने पंक्ति में पढ़ा था, वहाँ क्षणमपि शब्द था, तो अपि का प्रयोग यहाँ पर होगा। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना। पर्यावरण संरक्षण प्रकृति की आराधना है। पर्यावरण संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। तो ही के अर्थ में कौन सा अव्यय आता है? ही के अर्थ में आता है एव। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति है आराधना, प्रकृति की पूजा है, प्रकृति की आराधना है। तो यहाँ पर एव का प्रयोग होगा। समयस्य सदुपयोगः करणीयः। समय का सदुपयोग करणीय, करना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, एक दिन मानने वाली बात नहीं है, हमेशा मानने वाली बात है। और हमेशा के लिए अव्यय आता है सदा। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। आप जब वाक्य पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ही आपको बता देगा कि कौन सा अव्यय यहाँ पर सूटेबल है। भूकंपित समये गमनमेव उचितम भवति। भूकंपित समये, भूकंप के समय, गमनम एव, जाना ही, उचितम भवति, उचित होता है। कहाँ जाना? भीतर या बाहर? निश्चित रूप से बाहर जाना उचित होता है जब भूकंप आता है। बाहर के अर्थ में बहि आता है। तो यहाँ पर हमारा जो सूटेबल अव्यय है वो है बहि। अब हम अंतिम प्रश्न पर हैं। लगभग सारे अव्यय यूज कर चुके, दो बचे हैं, यत्र और तत्र। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, यदा, तदा, यत्र, तत्र, ये जो इस तरह के शब्द हैं ये आपस में सगे भाई होते हैं। एक जाएगा तो दूसरा भी उसके साथ जाएगा। हरितिमा शुचि पर्यावरणम। यत्र हरितिमा, जहां हरियाली है, जहां वातावरण हरा भरा है, तत्र शुचि पर्यावरणम, वहां पर्यावरण भी शुद्ध है, पवित्र है। तो विद्यार्थियों, इस तरह हमने अव्ययों के बारे में भी जाना, इन रिक्त स्थानों को अव्ययों से भरा और यथासम्मति आपको इसका तरीका हमने समझाने का प्रयास किया। आप जब और अधिक अभ्यास करेंगे तो इसमें आपको कुशलता प्राप्त हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं।
5वां प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। यह 2 भागों में बटा हुआ प्रश्न है। पहले हम अ भाग कर रहे हैं। अधोलिखित पदों के पर्याय पद लिखने हैं। पर्याय यानी सिनोनिम्स, पर्यायवाची पद, समानार्थक पद हमें यहाँ पर लिखने हैं। सलिलम, सलिलम का अर्थ होता है, सलिलम के लिए जो पाठ में पद प्रयुक्त हुआ है वो है जलम। हम प्रयास करेंगे कि हम इन शब्दों के लिए वही पद, वही पर्याय पद प्रयोग करें जो पाठ में आए हैं, ताकि इससे आपकी पाठ की समझ और बढ़ेगी और आपके प्रश्नोत्तर भी हल हो जाएंगे। सलिलम, सलिल कहते हैं जल को, तो यहाँ हमने पाठ से शब्द लिया है, सलिलम का पर्यायवाची पद लिया है जलम। आम्रम, आम्रम के लिए एक बहुत अच्छा शब्द पाठ में आया था, रसालम। सबसे रसीला फल होता है, फलों का राजा कहलाता है आम्रम, इसीलिए उसे रसालम कहा जाए, रसयुक्त फल है। आम्रम का पर्याय पद है रसालम। तीसरा शब्द है वनम, तो वनम के लिए आपको याद है एकांते कांतारे क्षणमपि स्यात् मे संचरणम, कांतारम। यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, प्रश्न वाले शब्द की जो विभक्ति वचन है वही हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। पाठ में भले ही कांतारे शब्द इस्तेमाल हुआ था, लेकिन चूंकि मैं पर्याय पद वनम का लिख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर प्रथमा एक वचन कांतारम ही लिखूंगा। शरीरम, तो शरीरम के लिए एक शब्द आया था मनः शोषयत तनुः पेशयत। ये देखिए तनुः शब्द आ गया है हमारे पास, पाठ में हमने पढ़ा था मनः शोषयत तनुः पेशयत, तो तनुः का अर्थ था वहाँ पर शरीर, शरीर का पर्यायवाची शब्द है तनुः। कुटिलम, कुटिलम का अर्थ है वक्रम, इसका पर्याय पद कुटिल यानी टेढ़ा। हमने पढ़ा था सदा वक्रम भ्रमति कालाय सचक्रम, जो काला लोहे का पहिया है वो हमेशा उल्टा चलता है, टेढ़ा चलता है, वक्र चलता है। तो कुटिल का अर्थ टेढ़ा होता है, वक्र का अर्थ भी टेढ़ा होता है। पाठ से जो पद हमने लिया है, जो समानार्थक पद लिया है, पर्याय पद लिया है, वो है वक्र। पाषाण, पाषाण के लिए एक शब्द बहुत अच्छा आया था प्रस्तरः। आपने देखा होगा जो उपांतिम पद था पाठ का, जहाँ पाषाणी सभ्यता की बात की गई थी, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा भवन्तु नो पिष्टाः, प्रस्तर तले। तो देखिए पाषाण का जो समानार्थक पद है वह है प्रस्तर। तो यहाँ हमने इन पदों के समानार्थक पद, पर्याय पद लिखे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो दूसरा खंड है इसी प्रश्न का, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत। अब हमें इन शब्दों के, इन दिए गए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखने हैं। पहला है सुकरम, सुकरम का अर्थ होता है आसान, सरल। दुष्करम, इसका जो विलोम पद होगा वो हो जाएगा दुष्करम। दूसरा शब्द है दूषितम, निर्मलम, इसका विलोम पद दूषितम का हमने पढ़ा था ना, नहीं निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु वातावरण वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, तो निर्मलम जो है ये दूषितम का विलोम पद है। गृह्णन्ति, यहाँ ये कुछ अशुद्ध छप गया है, इसका शुद्ध रूप है ये, इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, छापे की गलती है, लेकिन हम इसे सुधार लेते हैं। आप इस शब्द को कॉपी में इस तरह लिखेंगे, गृह्णन्ति, ग्रहण करते हैं, तो गृह्णन्ति का विलोम क्या होगा, मुंचन्ति, छोड़ते हैं। मुंचन्ति का अर्थ है छोड़ना, गृह्णन्ति का अर्थ है ग्रहण करना, तो हम गृह्णन्ति का जब विलोम लिखेंगे तो होगा मुंचन्ति। जहाँ हमने पढ़ा था वाष्पयान माला मुंचति, रेलगाड़ियाँ धुएं का अंबार छोड़ती हैं, तो वो मुंचति है। निर्मलम, परेशान होने की जरा भी आवश्यकता नहीं, यहाँ लिखा है हमने पहले से निर्मलम, तो अगर दूषितम का निर्मलम लिखा था तो निर्मलम का दूषितम लिख देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। हर जगह लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती है, कई जगह कॉमन सेंस का प्रयोग भी बहुत जरूरी होता है। दानवाय, अब देखो आप, हो सकता है इस दानवाय को पढ़कर आप लिख दो देवताये, देवताओं के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दनु और मनु ये दो शब्द हैं, दनु से तद्धित में दानव बनता है, मनु से तद्धित में मानव बनता है। दनु की संतान दानव है, मनु की संतान मानव है,
तो यहाँ इनका देवताओं से कोई लेना देना नहीं है। दानव का विलोम देवता नहीं होगा, दानव का विलोम होगा मानव। दानवाय मानवाय, मानवाय जीवनम कामये, अंतिम पद में पढ़ा था दानवाय मानवाय, तो दानव का विलोम होगा मानव। शांताहा, फिर से देखिए यह शुद्ध है, शांताहा शब्द होगा शांताहा, इसका विलोम होगा शांताहा का ध्वानम, ध्वनि करने वाली। वितरन्ति ध्वानम हमने पढ़ा था, रेलगाड़ियां चलती हैं शोर मचाती हुई, तो यहाँ पर शांताहा जो शब्द था आप उसको शुद्ध कर लीजिएगा, ध्वानम उसका विलोम पद हो जाएगा। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का नाम लिखना है। यहाँ हमें विग्रह पद दिए गए हैं। यहाँ ये जो आप क से लेकर छ तक देख रहे हैं ये विग्रह पद हैं। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, किसी वृत्ति के अर्थ का जो बोध करवाए, किसी शब्द के अर्थ का जो वाक्य बोध करवाए वो विग्रह कहलाता है। तो यहाँ ये किसी न किसी शब्द के अर्थ का बोध करवाने के लिए ये वाक्य हैं, इसलिए इन्हें विग्रह कहा गया है। हमें इनका समस्त पद लिखना है और समास का नाम भी बताना है। देखिए दो पदों से समस्त पद बनाना बहुत आसान है। उनकी विभक्तियों का लोप कर दीजिए और मूल शब्दों को जोड़कर विभक्ति लगा दीजिए, आपका समस्त पद बन जाएगा। अब मैं जानता हूँ ये इस तरह कहकर सुनना उतना सरल नहीं है। जब हम समास पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। अभी आपको हम दिग्दर्शन करवाते हुए चलते हैं। देखिए मलेन सहितम, उदाहरण दिया है हमें मलेन सहितम, मल के साथ, गंदगी के साथ। तो मलेन में से केवल मल निकाला, सहितम का समलम, इसमें अव्ययी भाव समास है। समलम, यहाँ स अव्यय का प्रयोग हुआ है इसलिए समलम अव्ययी भाव समास है, सहित के अर्थ में है। सहित के अर्थ में स जो अव्यय है वो सहित का अर्थ देता है, और जिसका पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ स का अर्थ, इस पद का अर्थ प्रधान है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। हम आगे के पद देखते हैं। हरिताहा च ये तरवः तेषाम, हरिताहा च ये तरवः, हरे हैं जो पेड़, तेषाम, ये तेषाम इसलिए दिया है ताकि हम यही विभक्ति समस्त पद में प्रयोग करें। यहाँ षष्ठी बहुवचन है, हमें भी षष्ठी बहुवचन लगाना है। हरिता में से हरित शब्द मूल है वह रह जाएगा, तरवः में से तरु शब्द रह जाएगा और उसमें षष्ठी बहुवचन है। हरित तरु, हरित तरुणाम, षष्ठी लगा दी बहुवचन तो हरित तरुणाम बनेगा। समास होगा कर्मधारय। देखिए कर्मधारय समास को पहचानने का बड़ा सरल तरीका है विद्यार्थियों। जब समस्त पद में विशेषण विशेष्य का संबंध मिले तो कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष का ही यह एक भेद है, समानाधिकरण तत्पुरुष है जिसे कर्मधारय कहते हैं। हम विस्तार से समास प्रकरण में पढ़ेंगे, फिलहाल आप जो जानकारी आपके लिए आवश्यक है वो देखें। ललिताहा च यह लताहा तासाम, ललित है जो लताएं उनकी या उनके, तो ललिता में से ललित बचेगा, लता बचेगा और षष्ठी बहुवचन लगाएंगे तो शब्द बनेगा ललित लतानाम। और यहाँ भी सुंदर लताएं, विशेषण विशेष्य का संबंध है, सुंदर ललित शब्द यहाँ लताओं के लिए विशेषण है, कर्मधारय समास हो जाएगा। नवा मालिका, नवा में से नव ले लेंगे, मालिका में से मालिका, मिलकर शब्द बन जाएगा नव मालिका। मालिकाएं कैसी हैं? नई हैं, फिर विशेषण विशेष्य का संबंध है, समास कर्मधारय ही होगा। धृतः सुख संदेशम येन तम, धारण किया है सुख संदेश जिनके द्वारा, तम उनको। यहाँ पर कुछ अंतर है, यहाँ विशेषण विशेष्य नहीं है इसलिए कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि होगा। धृत सुख संदेशम, बहुव्रीहि समास होगा। धृत का धृत, सुख संदेश ऐसा का ऐसा लिया और विभक्ति जब लगाई द्वितीया तम के अनुसार, धृत सुख संदेशम, तो बहुव्रीहि समास हो गया। कज्जल इव मलिनम, अब देखिए फिर अब विशेषण विशेष्य तो नहीं है लेकिन उपमान उपमेय संबंध है। कज्जल के समान मलिन, कज्जल मलिनम, कर्मधारय होगा। और अंत में है दुर्दांत ही दशनई, दुर्दांत शब्द बचेगा, यहाँ से दशन शब्द बचेगा, दुर्दांत दशनई ही, दोनों में तृतीया है इसलिए हमने समस्त पद में भी तृतीया लगाई है। दुर्दांत दशनई ही समास हो जाएगा कर्मधारय, क्योंकि यहाँ दशन कैसे हैं, दांत कैसे हैं, दुर्दांत है भाई, भयानक हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अब हम इस पाठ के अंतिम प्रश्न पर हैं।
रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। आप पूर्व की कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम इसका दिग्दर्शन करते हुए चलेंगे। यहाँ जो रेखांकित पद दिए हैं सभी पंक्तियों में, इनमें आई हुई विभक्तियों के अनुसार, वचन के अनुसार आपको प्रश्नवाचक शब्द किम शब्द के रूप लगाने हैं। आइए देखते हैं। शकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। शकटीयान यानी रेलगाड़ी, कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन गंदा, धूमम मुंचति धुआं छोड़ती है। तो अब इसका प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न यह बनेगा कि शक्तियान कैसा धुआं छोड़ती है, रेलगाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है, और कैसा के लिए प्रश्नवाचक शब्द होता है कीदृशम। तो प्रश्न बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, इस रेखांकित शब्द को हटाइए, प्रश्नवाचक शब्द लाइए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लाइए। देखिए, शकटीयानम कीदृशम धूमम मुंचति। हमने शक्तियानम और धूमम मुंचति को जैसा का तैसा रखा, केवल रेखांकित शब्द का ही रूप बदला है। यहाँ पर रेखांकित शब्द को ही हमने बदला है। शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति, रेलगाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है। और अनिवार्य रूप से, चूंकि यह प्रश्न निर्माण है, अनिवार्य रूप से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना ही करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्याने यानी बाग बगीचे में, पक्षिणाम कलरवम पक्षियों की चहचहाहट, चेतः प्रसादयति मन को प्रसन्न करती है। तो देखिए, पक्षिणाम पक्षियों की, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पक्षी शब्द का षष्ठी बहुवचन लगाया है, पुल्लिंग है, हम भी किम शब्द के पुल्लिंग का षष्ठी बहुवचन लगा देंगे। उत्तर हो जाएगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्यान में किनका कलरव मन को प्रसन्न करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे अंत में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और केशाम हमने पक्षिणाम को रिप्लेस किया है केशाम से, क्योंकि ये पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन है, हमने किम शब्द की पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन यहाँ लगाई है। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। पाषाणी सभ्यता में लता, तरु यानी पेड़, गुल्म यानी झाड़ियाँ, प्रस्तर तले पेड़ पत्थरों के नीचे, पिष्टाः सन्ति पिस जाते हैं। तो प्रश्न होगा कौन पिस जाते हैं? लता तरु गुल्म पिस जाते हैं, तो प्रश्न बनेगा कौन पिस जाते हैं। प्रथमा का बहुवचन है यहाँ पर, तो यहाँ भी हम प्रथमा बहुवचन लगा देंगे। अब गुल्म शब्द से ये शब्द पुल्लिंग हो गया है, इसलिए पुल्लिंग का ही रूप यहाँ पर आएगा किम शब्द का भी। पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। समास युक्त शब्द में अंतिम शब्द का जो लिंग होता है वही पूरे पद का लिंग हो जाता है। तो यहाँ गुल्म शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इस पूरे पद का लिंग भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ इसको जब रिप्लेस करेंगे तो किम शब्द की पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हम करेंगे। तो पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरेषु महानगरों में वाहनानाम वाहनों की अनंताः पंक्तयः अनंत पंक्तियां धावन्ति दौड़ती हैं। तो महानगरेषु में सप्तमी बहुवचन है, लेकिन महानगर एक स्थान है ना, और स्थानवाचक प्रश्नवाचक शब्द होता है कुत्र। तो यहाँ स्थान को व्यक्त करने के लिए यहाँ कुत्र का प्रयोग होगा। हालांकि आप यदि सप्तमी बहुवचन केशु का प्रयोग भी करते हैं तो उसको हम अशुद्ध नहीं कहेंगे, पर कुत्र का प्रयोग ज्यादा उचित है। कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति, कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृत्याः सन्निधौ, प्रकृति के समीप, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, वास्तविकम सुखम विद्यते, वास्तविक सुख मिलता है। प्रकृति के समीप वास्तविक सुख मिलता है, तो प्रकृतिया में षष्ठी एक वचन है तो लगा देते हैं। कस्याः किम शब्द के स्त्रीलिंग की षष्ठी एक वचन, कस्याः सन्निधौ
किसके समीप? वास्तविकम सुखम विद्यते। यह स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन था, हमने भी स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन किम शब्द लगा दिया, कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। विद्यार्थियों, इस प्रकार आपके इस पहले पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी इन प्रश्नोत्तरों को समझें, ध्यान दें, इनका अभ्यास करें और इन्हें सुंदर हस्तलेख में बिना वर्तनी की अशुद्धियों के, बिना मात्रा की गलतियों के व्यवस्थित रूप से का मतलब है शब्दों के बीच उचित दूरी और पंक्तियों के बीच उचित दूरी रखते हुए लिखना। तो इस प्रकार आप सुंदर हस्तलेख में अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को कीजिए। धन्यवाद।